गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग वायुमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। वायुमंडल में हमने संगठन के बारे में बात की हुई थी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो संरचना की बात करेंगे, क्योंकि संरचना से मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर कई सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि फिर से क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट करे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। संगठन हमने बात की हुई थी, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हर एक परत से हमने देखा हुआ था कि 5 परतें जो हैं उसमें हमारे एटमॉस्फेयर को अर्थात वायुमंडल को डिवाइड किया गया है और हर एक परत से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आता है। और आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आए। डायग्राम से देखेंगे और डायग्राम से ही पढ़ेंगे। ये जो इशू था हमने देखा हुआ था वायुमंडल का संगठन, तो इसमें हमने डायग्राम के माध्यम से इसमें जो गैसों की उपस्थिति है और किसका ज्यादा वेटेज है वो भी हमने देखा हुआ था आयतन के हिसाब से। इसके बाद में हमने एक तालिका भी देखी हुई थी, अर्थात हमने यहाँ पे एक लिस्ट भी देखी हुई थी, सबसे ज्यादा से सबसे कम। ठीक है, तो इस आधार पे भी आप लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ये सारे हमने इशू कल डिस्कस कर लिए हुए थे। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। संरचना कैसी है वायुमंडल के और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम अभी यूपीएससी का नहीं कर रहे हैं। स्टेट पीसेस में भी पूछे जाते हैं कि हर एक परत का आप एक्सप्लेन करिए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पृथ्वी के लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। प्रीलिम्स में भी वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते तो, लेकिन हम लोग एक छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आरओ के लिए तो एक इसमें जो ये सारा फैक्ट है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वो मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए कैसे कैसे परतें हैं, क्या है, कैसे कितनी ऊंचाई तक हैं, तो इनकी जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। कौन परत जो है वो कितने किलोमीटर तक है, कौन परत में क्या क्या घटित हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात है जो ताप में परिवर्तन है परतों के हिसाब से, या ऑक्सीजन का, या आप कह सकते हैं गैसों का जो घनत्व है परतों के हिसाब से कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसकी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए किस पे ये डिपेंड करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। एक बार किस पे डिपेंड करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले तो परतों को एक बार देख लें, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे आसानी से यहाँ पे ये तापमान संख्या में दिया गया है। ठीक है, तापमान संख्या में दिया गया है। परतों के एक बार देखें, थोड़ा सा निहार लें। जैसे क्षोभ मंडल, फिर इसके ऊपर 10 किलोमीटर के एरिया, या आप कह सकते हैं जो इसकी रेंज है क्षोभ सीमा, और क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद में 50 किलोमीटर की जो सीमा है या ऊंचाई है ये समताप सीमा है, और इसके ऊपर जाएंगे तो हमें मध्यमंडल दिखाई पड़ता है। और फिर इसके बाद में मध्य सीमा, और मध्य सीमा के बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो बाह्य वायुमंडल, और बाह्य वायुमंडल के फिर बियॉन्ड जाएंगे 400 किलोमीटर के ऊपर तो बहिर्मंडल, अर्थात हम जो है पलायन कर जाते हैं। एक खास बात और आप ध्यान रखेंगे कि अंतरिक्ष कहां से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, एक होती है कार्बन लाइन। ठीक है, कार्बन लाइन जो होती है वो होती है अमूमन एक कार्बन जो है एक कहा जाता है फाइटर जेट उड़ाते हुए कोई एक थे, वो गए हुए थे 100 किलोमीटर की सीमा तक, 90 के करीब गए थे, लेकिन एक वैज्ञानिकों ने वायुमंडल की सीमा को 100 किलोमीटर, इसके बाद में अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा एक फैक्ट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या, जैसे अगर हम यहां पे ये इसकी संरचना की बात करें तो 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर यहां तक। ठीक है, तो यहां पे क्षोभ मंडल है, और ये समताप मंडल है, यहां पे मध्य मंडल है,
और इसके बाद में बहिर्मंडल, ये सॉरी बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल। तो कर्मल लाइन जो है, कर्मल लाइन जो है, इनके नाम पे ही इसको रखा गया है। कर्मल लाइन जैसे ही पार करेंगे वहां से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वहां से अंतरिक्ष। तो आप इतना और मान लें, यहां तक बहिर्मंडल का 20 किलोमीटर आप और मान लें, तो ये जो सीमा हो जाएगी 100 किलोमीटर, और ये 100 किलोमीटर इसको बोलते हैं कर्मल लाइन। इसके बाद में जो आप बोलते हैं ना अंतरिक्ष, स्पेस किसको कहते हैं, अंतरिक्ष, यहीं से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये एक फैक्ट मुझे आपको बताना था, जानकारी देनी थी कि अंतरिक्ष कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही बहिर्मंडल में हम प्रवेश करते हैं, जैसे ही 10 या 20 किलोमीटर आगे जाते हैं, वहीं से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, तो ये हमें कुछ बातें यहाँ पे हमें बतानी थी, तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। सॉरी, ये बहिर्मंडल नहीं, बाह्य मंडल, ठीक है। बाह्य मंडल में जैसे हैं, बाह्य मंडल इसमें जैसे 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो यहीं से अंतरिक्ष सीमा, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है कर्मल लाइन यहां से स्टार्ट हो जाती है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं, एक बार इनको निहारिए तो एक बार देखें। क्षोभ मंडल, एक बार इसको निहारिए तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो जैसे ही हम बाह्य मंडल में 20 किलोमीटर और जाएंगे तो यहीं पे हमें कर्मल लाइन दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यहीं पे हमें कर्मल लाइन दिखाई पड़ेगी, ये, ठीक है, कर्मल लाइन। यहीं से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, नहीं बोलते अंतरिक्ष, अर्थात स्पेस की स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। अब आप पढ़िए, इसको याद करने का तरीका क्या है। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी देखो, यहां पे हमने कहीं दिया होगा, इंग्लिश में भी दिया होगा, इंग्लिश में भी कहीं दिया होगा, यहां पे देखें, स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इसके बाद में एक्सोस्फीयर। तो ये 5 परतें यहां पे डिवाइड की। जब भी हम पढ़ते तो मोस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे मोस्ट, क्या पढ़ते हैं, मोस्ट, ऊपर से नीचे, ठीक है। ऐसे आप परतों को आसानी से, ठीक है, मोस्ट, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके सॉरी ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर इसके बाद में मेसोस्फीयर है, और इसके ऊपर चले जाएंगे तो आप बाह्य मंडल में चले जाएंगे, और इसके बाद में एक्सोस्फीयर अर्थात बहिर्मंडल निकल जाएंगे आप, ठीक है। 400 किलोमीटर की सीमा के ऊपर जैसे ही जाएंगे आपको बहिर्मंडल देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी में अगर याद करने का तरीका तो ऊपर से चले और नीचे आए, मोस्ट अर्थात मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल और ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल। तो ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। अगर एग्जाम में मान लो भूल गए तो मोस्ट का प्रयोग कर लेंगे आप, ठीक है, मोस्ट का, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपो मतलब क्षोभ मंडल अगर नीचे से आ जाए, और स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, और इसके ऊपर मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्मोस्फीयर इसको बोला जाता है, आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर बोलते हैं। ओके, चलिए, तो ये इंग्लिश और हिंदी में आपको पता, परतों के बारे में जानकारी चाहिए थी, हमने आपको बता दी कि आप फैक्ट हैं। थोड़ा सा बस आप मुझे समय दें तो हम इसके फैक्ट को एक बार देख सकते हैं, ठीक है, एक बार इसके फैक्ट को देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको हम देखें, एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पृथ्वी के तल से लेकर अपनी उच्चतम सीमा तक वायुमंडल संकेंद्री परतों के रूप में विस्तृत है, जो अपने घनत्व, तापमान तथा गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे परतें देख रहे हैं, जैसे क्षोभ है, समताप है, मध्य मंडल है, इन सब में जो संगठन है, एक तरह से जो कंपोजिशन है
वो गैस, तापमान और घनत्व जो है इसके आधार पर देखें तो सब में अलग अलग है। चाहे क्षोभ मंडल की बात करें या फिर हम समताप मंडल की बात करें या फिर मध्य मंडल की बात करें, सब में अपना घनत्व अलग है, सब में अपनी गैसें अलग है, सब में अपना तापमान अलग है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। क्या जानकारी मिली कि सब में अपना ताप, सब में अपना घनत्व और गैसीय अवस्था जो है भिन्न भिन्न यहाँ पे परतों में पाई जाती है, एक जैसी अवस्था नहीं है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो विस्तृत परतों में बांटा गया है, एक तो होमोस्फीयर है तथा हेड्रोस्फीयर। ठीक है, हेट्रोस्फीयर, हेड्रो नहीं हेट्रोस्फीयर। ठीक है, तो होमोस्फीयर मतलब, होमो मतलब होता है कि एक जैसी एक्टिविटी करने वाला, और हेट्रो मतलब उससे अलग। ठीक है, हेट्रो मतलब उससे अलग। तो होमो में कौन सी परतें शामिल हैं वो देखिए एक बार। होमो में, इसमें तो आप जब भी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और बाह्य मंडल की बात करेंगे तो ये लगभग जो है एक जैसा ही नेचर रखने की बात करती हैं। ठीक है, तो इनको किस में रखा गया है? होमोस्फीयर में। हेट्रोस्फीयर में तो जब भी हम बाह्य वायुमंडल में जाते हैं तो ये जो परतें हमें यहाँ पे मिलती हैं दो, इनको हम हेट्रोस्फीयर में रखते हैं। तो ये जानकारी आपको, जैसे आपसे पूछ दिया आरओ में कि आप सब बताइए, किसी ने नहीं बताया होगा मास्टर ने कि होमोस्फीयर में कितनी परतें हैं। होमो मतलब क्या होता है? एक जैसा व्यवहार कर रहे हो। हेट्रो मतलब उससे अलग व्यवहार कर रहे हो। तो तीन परतों को हम जो है होमोस्फीयर में रखते हैं और हेट्रोस्फीयर में हम दो परतों को रखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे दिया भी गया होगा। होमोस्फीयर मतलब 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होती हैं। इनमें एक समानता की विशेषता होती है। इनकी तीन तापीय परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा मध्य मंडल। तो हमने यहां पे आपको वही बताया जो कि यहां पे लिख रहा है। ये किसमें रखा जाता है? होमोस्फीयर में। तो तीन परतें होमोस्फीयर में हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने किलोमीटर इसकी ऊंचाई है? लगभग 80 से 90 किलोमीटर। तो यहां तक हम आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए, ये एक फैक्ट आपको पता चला, ये एक फैक्ट जो है आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं एक एक परत की। जैसे क्षोभ मंडल, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। कितनी ऊंचाई है? 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर ये 10 किलोमीटर है इसकी। तो आप ये कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल जो है वो भूमध्य रेखा पर काफी ऊंचाई में मिलता है। पूछेगा आपसे कि क्षोभ मंडल की जो सीमा है वो कितनी ऊंचाई तक कहां पे मिलती है और ज्यादा ऊंचाई तक कहां पे मिलती है और कम ऊंचाई पर कहां पे मिलती है। तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रहा है और मास्टर ने आपको बता भी दिया है कि क्षोभ मंडल जो है वो भूमध्य रेखा पर ये काफी हाइट तक जाता है। कितना है? 18 किलोमीटर तक। और ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो कम है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने का कारण भी दिया गया है। वो कारण है कि वहां पर चलने वाली संवहन धाराएं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। तो क्षोभ मंडल में जो इसकी जो ऊंचाई है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर इतनी ज्यादा क्यों है? 18 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वहां पे आप देखेंगे सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है और जब सूर्य लंबवत चमकता है तो वायु जो होती है वो कैसी होती है? गर्म। और गर्म वायु क्या करती है? फैलती है और ऊपर उठती है। तो यही एक कारण है कि वहां पे काफी ज्यादा ऊष्मा मिलती रहती है और हवाएं स्वतंत्र विचरण करती हुई 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती हैं और इसके बाद में संघनित होकर वहां से बारिश होती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज्यादा और ध्रुवों पर कम मिलती है। क्यों? ध्रुवों पर आप देखेंगे संवहनी धाराएं हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। वायु वहां की ठंडी होती है, इस वजह से वायु बहुत ऊपर तक उठ नहीं पाती है और जो सारी क्रियाएं होती हैं आप जानते हैं क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि क्षोभ मंडल ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम
और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज्यादा क्यों होती है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया? चलिए, तो यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। तो एक जानकारी आपको यहां पे और मिल गई कि शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। और क्यों? क्योंकि संवहनी धाराएं जो है गर्मी में ज्यादा ऊपर तक जाती हैं और सर्दी में कम। हाँ, तो ये एक जानकारी यहां पे आपको मिल गई होगी। चलिए, एक चीज और देख लें। यहां पे इस परत में क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे 165 मीटर गए, मान लो इसको हम मान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम 165 मीटर जाते हैं, 165 मीटर जाते हैं, इस क्षेत्र पर ये इस क्षेत्र का या इस परत का जो तापमान है वो 1 डिग्री गिर जाता है, -1 डिग्री। ऐसा करिए, -1 डिग्री रहता नहीं है, -1 मतलब 1 डिग्री कम हो जाता है। ऐसा ज्यादा सही रहेगा लिखने में कि 1 डिग्री तापमान ये कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं रहा? चलिए, और इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको। तो जब 165 मीटर की ऊंचाई तक जाते जाते 1 डिग्री का जो तापमान में गिरावट आ रही, इसको क्या बोला जाता है? पूछा जाएगा आपसे आरओ में, क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट अंग्रेजी वाले, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। तो ये क्षोभ मंडल की और कुछ जानकारी यहां पे, क्षोभ मंडल में ही सारी जैविक क्रियाएं होती, ध्यान रखना। मानव के लिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सभी परतों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऋतुएं, मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डालती हैं इसी परत में घटित होती हैं। कहां पे? ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल में ही सारी चीजें यहां पे होती हैं। तो जो आपको बादल मिलते हैं ना, बादल, बारिश करने वाले बादल या वैसे बादल, वो सब कहां मिलते हैं? वो सब आपको इसी क्षोभ मंडल में अर्थात 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। हाँ, और वहीं से संवहनी धाराएं या संघनन की अवस्था, वहीं से सारी चीजें होती हैं और बारिश होती है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे ही इस क्षोभ सीमा को आप पार करेंगे, मान लो ये क्षोभ सीमा है, यहाँ पे ये क्षोभ सीमा है, तो जैसे ही आप क्षोभ सीमा पार करें, आप देखेंगे बादल जो है वहां पे नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी हवाई जहाज हैं वो सब क्षोभ सीमा के ऊपर अर्थात समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। क्यों? वहां पे बादल नहीं है, सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये बात समझ आ गई। ऋतु, मौसम, बादल, वो सब कहां पे मिल रहे हैं? केवल और केवल औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई अर्थात क्षोभ मंडल में हमें दिखाई पड़ते हैं। बाकी आप देखेंगे कोई बादल हमें यहाँ पे समताप मंडल में दिखाई नहीं पड़ता है। इस परत में धूलकण, जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे बादल बनते हैं, वर्षा होती है, अन्य जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इस परत को अधोमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी बोला जाता है, ठीक। तो ये हमने होमोस्फीयर की पहली परत पढ़ी, पहली परत होमोस्फीयर की। इसके बाद में क्षोभ सीमा एक बार देख लेना। क्षोभ सीमा अर्थात आप जानते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में स्थित एक रेखा है जिसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, अर्थात क्षोभ मंडल की जो एक रेंज है वहां तक खत्म होती है, उसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा, ठीक है, क्षोभ सीमा बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है आप देखेंगे, मोटाई जो है वो 1.5 किलोमीटर के करीब होती है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर के। इस अस्थाई है, कभी बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। तो क्षोभ सीमा अर्थात क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ सीमा। और इसके बाद में समताप मंडल स्टार्ट होता है, समताप मंडल स्टार्ट होता है। देखें तो एक बार यहाँ पे आप देखें, जैसे मैप में दिया गया है ये जैव मंडल इसको बोलते हैं, ठीक है, जैव मंडल। तो जितनी भी सब घटनाएं हो रही होंगी, जो भी आप देख पा रहे हैं, मानव उपयोगी हो या ना उपयोगी हो, अर्थात जो जैविक क्रियाएं हैं वो सारी चीजें कहां पे हो रही होंगी? ये सारी की सारी आपकी
क्षोभ मंडल या जैव मंडल या अधोमंडल में हो रही होंगी। ठीक है, सो क्षोभ मंडल या जैव मंडल या अधोमंडल में हो रही होंगी। कहीं दिख रहा है? हाँ, ये यहाँ पे देखिए बड़ा चित्र हमने लगाया है, इसको जैव मंडल भी बोलते हैं, ये वाला एरिया है। ओके, यहाँ पे एवरेस्ट अर्थात आप जैसे ही आप देखेंगे तो ये जो एरिया है हाँ, यहां से देखें ये क्षोभ सीमा है और ये समताप मंडल है। अब समताप मंडल में आप हवाई जहाज उड़ाइए, वहां पे उल्का पिंड भी आते हैं, और क्षोभ मंडल में ही ओजोन परत का ही विद्यमान वहां पे है, ओजोन परत भी वहीं पे विद्यमान है। तो ये आपको जानकारी। अब इसकी देखो कितनी ऊंचाई है, तो आप 0 से गिनेंगे 50 किलोमीटर की हाइट तक है। ठीक है, हाँ, तो हमें 0 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई, अर्थात आप ये कह सकते हैं 13 किलोमीटर यहाँ पे औसत निकाल दें तो 13 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप निकाल दें। 10 किलोमीटर से आगे आप जो भी 50 तक पूरी करेंगे, अर्थात ये जो 40 किलोमीटर का जो रेंज है एक तरह से, यहाँ पे हमें क्षोभ मंडल दिखाई पड़ता है, क्षोभ मंडल की परत वो दिखाई पड़ती है। चलिए, सॉरी, समताप मंडल, माफी चाहूंगा, समताप मंडल की परत, ये समताप मंडल की परत हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, दिखाई पड़ती है। चलिए, क्षोभ सीमा हो गया है, क्षोभ सीमा हो गया है। चलिए, समताप मंडल की बात कर लेते हैं। यह परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। ठीक है, आप कुछ अंतर देख पा रहे हैं? क्षोभ मंडल में ध्रुवों पर, क्षोभ मंडल की जो क्षोभ मंडल जो परत है वो ध्रुवों पर कम थी और भूमध्य रेखा पर ज्यादा थी, लेकिन समताप मंडल बिल्कुल उसके उलट है। इसकी मोटाई जो है ध्रुवों पर ज्यादा है और भूमध्य रेखा पर कम है। देखें तो, देखिए ये भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई ज्यादा दिखाई पड़ रही है हमें, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ध्रुवों पर इसकी मोटाई ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर तो इसकी मोटाई कम है। और बिल्कुल इसका उल्टा क्षोभ मंडल था, अर्थात भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई ज्यादा थी, अर्थात क्षोभ मंडल पे इसकी मोटाई ज्यादा थी और ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम थी। ठीक है, तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि समताप मंडल में ध्रुवों पर ऊंचाई जो उसकी मोटाई होती है ज्यादा होती है और भूमध्य रेखा पर कम। कभी कभी यह परत भूमध्य रेखा पर सर्वथा लुप्त भी हो जाती है और इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और यही कारण है कि इसे समताप मंडल कहा जाता है। नाम से ही विदित है, नाम से पता चल रहा है कि समताप मंडल क्यों कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ये क्षोभ सीमा को पार करते, जैसे आप क्षोभ सीमा को पार करेंगे 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं, और यही कारण है कि इस परत का नाम ही रख दिया गया है समताप मंडल, अर्थात समान तापमान। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होने लगती, तो जैसे ही 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे इसी परत में फिर तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगती है। तो ये बात समझ आ गई, क्योंकि इसमें तापमान समान रहता है, कोई वृद्धि नहीं होती है, ना घटोत्तरी है ना बढ़ोतरी है। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया है समताप मंडल, अर्थात समान ताप वाला मंडल, समान ताप रखने वाला या तापमान रखने वाला मंडल। चलिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। फैक्ट देखिए जो आपसे आरओ ए आरओ में पूछा जाएगा, आरओ ए आरओ में पूछा जाएगा फैक्ट। यहां पे ओजोन गैस अर्थात ओजोन परत उपस्थित है। ठीक है, ओजोन की जो एक लेयर है वो उपस्थित है, और कल भी हमने बताया हुआ था ओजोन परत जो है वो सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और आप देखेंगे तमाम सारी जो कैंसर संबंधित बीमारियां हैं, चर्म रोग है, वो सारा का सारा जो है यही ओजोन परत क्या करती है, बचाने की कोशिश करती है, सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ये खास बात इसकी है, इसकी ये खास बात है। एक खास बात और है यहाँ पे, जैसे समताप सीमा जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे तापमान इसका शून्य हो जाता है। जैसे आप देखें, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे हाँ, ये तो है मेरे पास में, देखिए
देखिए ये जो समताप सीमा है यहाँ पे, ये समताप सीमा है डॉटेड लाइन में, यहाँ पे तापमान जो है वो शून्य हो जाता है। ये जो है तापमान यहाँ पे शून्य हो रहा है। तो ये भी एक फैक्ट रखना याद, ये भी एक फैक्ट जो याद रखना आप लोग कि ओजोन परत तो यहाँ पे अवस्थित है ही, ठीक है। साथ में क्षोभ सीमा पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका रहता है। इस परत में संवहनी धाराएं, आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होता है। यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। कैसे चलती है? ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी? हॉरिजॉन्टल चलेगी। कैसे? हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्षैतिज। ऐसे नहीं चलेगी, वर्टिकल नहीं चलेगी, वर्टिकल नहीं चलेगी। कैसे चलेगी? हॉरिजॉन्टल। और यही कारण है कि यहां पे जो जहाज होते हैं वो आसानी से जो है अपना अब ये कह सकते हैं आवागमन कर सकते हैं। और सोचो अगर जलवाष्प, अब ध्यान रखना कई बार होता है कि जैसे क्षोभ सीमा से जहाज समताप मंडल में जब प्रवेश करते हैं ना तो खूब तेज उसमें हिलना डुलना होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जैव मंडल से पार कर रहे हैं। कहां पे? एक साफ मौसम में जहां पे कोई बादल नहीं है। मतलब एक कह सकते हैं संक्रमण जोन से एक आप कह सकते हैं सेफ जोन में जा रहे हैं। सेफ जोन कौन सा है? समताप मंडल। तो इसी वजह से क्योंकि वहां पे कोई बादल नहीं है, संवहनी धाराएं नहीं है, कोई आंधी नहीं है, कोई धूल कण नहीं है, जलवाष्प नहीं है, इस वजह से बहुत आसानी से आवागमन या जहाजों का गमन जो है वो जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साफ एकदम से। समताप मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा कहते हैं। ओजोन की मात्रा यहाँ पे अधिकतम होती है तथा कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल दिखाई पड़ते हैं। दुर्लभ, वैसे तो बादल है नहीं लेकिन फिर भी कभी कभी यहाँ पे दुर्लभ बादल दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात समझ आ गई। चलिए तो अब बस यहीं पे फिनिश होता है, बस 5 मिनट और क्लास। मध्य मंडल की बात कर लें तो मध्य मंडल आप देखें 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तापमान बढ़ रहा है। खास बात ध्यान रखेंगे 50 से 80 90 आप मान लें 90 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। समताप मंडल सीमा के ऊपर मध्य मंडल है, तो समताप मंडल के ऊपर जो है आप देखेंगे ये मध्य मंडल हमें दिखाई पड़ रहा है। 50 से 90 किलोमीटर या आप 80 मान लेंगे, यहां पे हम 80 लिख सकते हैं। चेंजेज होते रहते हैं। आप ऐसा मत बोलना कि मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, नहीं, चेंजेज होते रहते हैं। ठीक है, परिवर्तन होते रहते हैं। कभी खिसक के 10 किलोमीटर ऊपर तो कभी खिसक के 5 किलोमीटर नीचे, ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो 50 से 90 इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है तथा 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक 110 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। आप ये कहेंगे समताप मंडल में ताप समान रहता है, ताप समान रहता है, इसके बाद में थोड़ा सा बढ़ता है, फिर जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करेंगे आप देखेंगे तापमान जो है तेजी के साथ में गिरने लगता है। ओके, तेजी के साथ में गिरने लगता है। तो ये जो मध्य मंडल है ये ताप गिरने वाली परत के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, ताप बहुत तेजी के साथ में गिरता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा बोलते हैं, मेसोपॉज बोलते हैं। पॉज, पॉज कर दो ना, पॉज मतलब रुक जाओ बस वहीं पे, तो मध्य मंडल वहीं पे अब खत्म। चलिए, मध्य मंडल के उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में तंतुनुमा मेघ देखने को मिलते हैं जो उल्का धूल कणों के से परावर्तित सूर्य किरणें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात हमने यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे तंतुनुमा हमें कुछ बादल दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कुछ बादल दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्या क्या खासियत है? तो इसमें कुछ खासियत अगर है तो ये हमने यहाँ पे देखा कि इसका तापमान गिर रहा है। इसके बाद में कुछ तंतुनुमा यहाँ पे हमें मेघ भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषम मंडल, अर्थात हमने होमोस्फीयर अर्थात 3 समान प्रकृति वाली या तमाम समान स्तर रखने वाली परतों के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे उन 2 परतों के बारे में जो इन 3 परतों से बिल्कुल अलग हैं। अब वो कौन सी परतें हैं और वो कौन से टॉपिक में आएंगी? तो वो टॉपिक हमारे पास में विषम मंडल, हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोस्फीयर। ठीक है,
हेट्रोस्फीयर इसको बोलते हैं। इसमें दो परतें हमने शुरुआत में बताई थी आपको, एक तो बाह्य मंडल है और दूसरा बहिर्मंडल है। देखिए तो विषम मंडल, सममंडल अर्थात मध्य मंडल या मध्य सीमा से ऊपर विस्तृत है। जैसे यहां तक तो गए, ये तो हमारे पास में क्या था, इसको बोल रहे थे हम लोग सममंडल, अर्थात इसको हम बोल रहे थे होमोस्फीयर। ठीक है, क्या है, समान स्तर की हैं। लेकिन जैसे ये पार करेंगे तो ये दो परतें जो है आयन मंडल या बाह्य मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको आयन मंडल को हम लोग क्या बोल रहे थे अभी, बाह्य मंडल भी बोल रहे थे, ये गिनी जाएंगी विषम मंडल में। क्यों, क्योंकि ये एक जैसा नेचर अलग ये जो है नीचे तीन वाली परतों से अलग नेचर रख रही हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम मंडल, इन दो परतों को, और नीचे की तीन परतों को हम लोग बोलते हैं सममंडल अर्थात होमोस्फीयर, और ऊपर वाली दो परतें हेट्रोस्फीयर। बात समझ में आ गई। अब इसको विषम क्यों बोला जाता है, देखिए होता क्या है, विषम मंडल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनका रासायनिक संगठन कैसा है, असमान है, समान नहीं है। बाकी तीन परतों का जो संगठन हमने देखा हुआ था, भले ही वहां पे गैसें, तापमान या फिर वहां का घनत्व कम बदल रहा हो, लेकिन वो एक जैसी परिस्थितियां हमें वहां पे दिखाई पड़ती थी। लेकिन जब हम विषम मंडल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे रासायनिक संगठन कैसा है, एक समान नहीं है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें देखे तो इसमें क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की परतदार संरचनाएं होती हैं। यह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। विषम मंडल में कौन कौन सी गैसें मिलती है किसी मास्टर ने नहीं पढ़ाया होगा, निश्चित तौर पर किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आरओ एआरओ के लिए नए नए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विषम मंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की परतदार संरचनाएं होती हैं। यह परतदार ऊष्मा मंडल है जो अंतरिक्ष के आधार अर्थात 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, यहां पे थोड़ा देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलिए, तो विषम मंडल की हमने बात कर ली। कई अब इसके बाद में बियॉन्ड जाएंगे तो आप समझ सकते हैं 6,000, 7,000, 60,000, 70,000 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, बहिर्मंडल के बारे में और बाह्य मंडल के बारे में, आयन मंडल इसको बात। तो ये देखो परत जो है, ये जो परत है ये 5वां नंबर है, लेकिन परत कौन सी है, परत चौथी है। इसको क्या क्या नाम दिया गया है, इसको बोला गया है बाह्य मंडल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, कहां गया भाई, तो सॉरी थर्मोस्फीयर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। तो एक तो हम इसको ठीक है, थर्मोस्फीयर, तीन नाम यहां पे हैं, कोई भी आप नाम दिया जाए आसानी से पहचान सकते हैं कि आयन मंडल की ही बात हो रही है। मान लो आपसे बोल दिया कि भाई थर्मोस्फीयर में ये सारी घटनाएं होती हैं, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, मास्टर ने तो थर्मोस्फीयर पढ़ाया ही नहीं ना, तो हम जानते हैं, हम तो केवल आयन मंडल के बारे में जानते हैं, मध्य मंडल के बारे में जानते हैं, और समताप मंडल है और ऐसा कुछ मंडल टाइप का है। हाँ, तो ध्यान रखना, थर्मोस्फीयर या बाह्य मंडल को ही आयन मंडल बोला जाता है। अगर आयन मंडल नहीं दिया है तो मतलब अगर ये दे दिया तो किसकी बात कर रहा है, आयन मंडल की ही बात कर रहा होगा। अब इसमें क्या खासियत है, बहुत ज्यादा खासियत है इसमें। देखिए, मध्य सीमा के ऊपर 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल मिलता है। जैसे यहां पे देखेंगे 100 से आप चले जाइए यहां तक, तो ये आयन मंडल। यहां पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं देखिए तो, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली है ये परत जो है, रेडियो तरंगों को, जो आप सुनते हैं ना आवाज, जैसे रेडियो में सुन रहे होंगे, हाँ, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो तरंगे हम लोग यहां से भेजते हैं वो यहीं इसी परत से टकराकर वापस आती हैं, और हमें एक्चुअल में क्या था उसका डिकोडिंग फॉर्म जो है, डिकोडिंग फॉर्म में सुनाई पड़ता, तो हमें गाने सुनाई पड़ते हैं, हमें म्यूजिक सुनाई पड़ता है रेडियो पे, हमें समाचार सुनाई पड़ते हैं। उस परत कहां से टकरा के आ रही है, हाँ, तो यहीं से किरणें हम भेजते हैं, यहां से परिवर्तित होकर वापस आती हैं पृथ्वी पर, और इसी वजह से इनको क्या बोला गया है, रेडियो तरंगे बोला गया है। ये इनकी खास बात है। ठीक है,
यहां पर उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। कैसे हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, चार्ज, विद्युत आवेशित कण होते हैं। ठीक है, ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं और इसी वजह से इसका नाम आयन मंडल रखा गया है। आयनीकृत कणों का सर्वाधिक संकीर्णन जो है वो 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कहां पे? 250 किलोमीटर। जैसे यहां तक आप जाएं, यहां तक रहता है। यहीं से तरंगे जो है परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं और हमें गाने सुनाई पड़ते हैं रेडियो पे, तमाम पर। ये बात समझ आ गई? आयन मंडल। तो इसके बाद में इसमें कुछ चीजें और भी हैं। आयनीकृत धूल कण अंतः विराम पर चादर के समान फैलते हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है ये कहते हैं। तो आप देखेंगे ना, उत्तरी गोलार्ध में एक छटा टाइप की बिखरी रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में एक छटा टाइप की, जिसको छटा मतलब एक तरह से रोशनी जो होती है ना, चमकती रोशनी आपको दिखाई पड़ती है। अच्छा, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं वो देखते हैं इसको। तो इसको उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये एक अपने में अद्भुत रोशनी है, ठीक है, अपने आप में एक अद्भुत रोशनी है। तो ये खास जो घटना है कहां पे हो रही है? ये आयन मंडल में हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा आरो यारो में, ऑरोरा बोरेलिस और ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है ये घटनाएं कहां पे, कौन सी परत में घटित होती हैं? बोल देगा बहिर्मंडल में। तो बहिर्मंडल तो हम लोग निकल गए 400 के ऊपर, वहां नहीं हो रहा। कहां पे हो रहा? ये बाह्य मंडल में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? बाह्य मंडल में हो रहा है, अर्थात आयन मंडल में घटनाएं हो रही हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। बाह्य मंडल की आप बात कर लें तो आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, जिसे बाह्य मंडल कहते हैं, इस परत में वायु बहुत ही विरल और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे निकल जाते हैं आगे। तो 400 किलोमीटर से आगे जो है यहाँ पे देखिए कर्मल लाइन यहाँ पे दिखाई जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, कर्मल लाइन यहाँ पे दिखाई जा रही है। कितना है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है। और इसके बाद में अंतरिक्ष अर्थात स्पेस की शुरुआत हो जाती है। नहीं बोलते स्पेस स्टार्ट हो गया, स्पेस में चले गए, तो इसके बाद में फिर लौट के वापस आना मुश्किल होता है। स्पेस में चले गए, यही कर्मल लाइन है। इसके बाद में वापस आ गए थे, नहीं तो फिर चले गए तो चले गए, नहीं तो वापस नहीं आए। हाँ, तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष तो ऐसा नहीं है, हमारे पास में हाईटेक सारी चीजें हैं, हम अंतरिक्ष में जाते भी हैं वापस भी आते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तो अंतरिक्ष कहां से स्टार्ट होता है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें ये देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट हो गया है आयन मंडल, ये हमने देख लिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वायुमंडल, कल हम लोग बात करेंगे सौर विकिरण। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अच्छा, उल्का पिंड कहां पाए जाते हैं? उल्का पिंड ये देख लो एक बार। उल्का पिंड, उल्का पिंड आपको इधर भी मिल जाएंगे मध्य मंडल में, और उल्का पिंड आपको ये आपको मिल जाएंगे समताप मंडल में भी। ठीक है, देखने को मिलते हैं। तो उल्का पिंड की भी खासियत ये होती है, उल्का पिंड होता है कि जब भी कभी वायुमंडल में ये जो क्षोभ मंडल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो ये वायु से टकराते हैं, घर्षण करते हैं, और फिर इसके बाद में वहीं पे ये नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, राख में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत तेजी के साथ में आते हैं और हमारी जो वायुमंडल जैसे क्षोभ मंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जो वायु है वो काफी गर्म होती है, और जब ये घर्षण करते हैं तो ये भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं पूरी तरह से। तो जब हम कभी रात में देखते हैं ना कि हाँ वो देखो तारा टूटा हुआ है, तो तारा टूट नहीं रहा है, ये तारा नहीं टूट रहा है, ये उल्का पिंड जो है इनके जलने की, अर्थात हमारे वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं तो वायु से घर्षण करते हैं और ये जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये नष्ट हो रहे होते हैं तो जलते हैं, उसी समय एक रोशनी दिखाई पड़ती जिसको बोलते टूट रहा है तारा, देखो है टूटता हुआ था। तो तारा टूटता नहीं है, ये सब उल्का पिंड जल रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो उल्का पिंड हमें कहां पे इनका डिपोजिशन देखने को मिलेगा? ये समताप मंडल में। क्या सारे उल्का पिंड जल जाते? नहीं, कुछ जो है नीचे पृथ्वी में भी आ जाते हैं, गिर जाते हैं, आके बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में बुल्डाना झील है,
वो उल्कापिंड के गिरने की वजह से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात करी। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या क्या बातें हमने करी हुई है? हमने वायुमंडल की संरचना की बात की, हमने वायुमंडल के संरचना की बात की हुई, इसमें हमने 5 परतों के बारे में चर्चा की हुई है, और डिवाइड करके सममंडल, होमोस्फीयर और विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर अलग अलग करके हमने बात की। क्यों? क्योंकि इनका नेचर अलग अलग होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर संभवतः हो गई होंगी। यहीं पे हम लोग इसको फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। एक जरूरी सूचना, नोटबुक आईएएस बड़े पैमाने पर टेस्ट सीरीज, बड़े पैमाने पर क्लासेस चला रहा है और भी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। आप इससे जुड़े, इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यूट्यूब चैनल से जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। इससे इंस्टीट्यूट को और जो मास्टर है, टीचर है, उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप क्या करें, इसके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करेंगे।